ओके जी, इस सेशन से हम एजेक्स स्टार्ट करने जा रहे हैं कि एसपीएमवीसी के अंदर एजेक्स का कॉन्सेप्ट क्या है, क्यों पढ़ते हैं, क्यों ज़रूरत है एजेक्स की। तो सबसे पहले हम प्रैक्टिकल लाइफ से देखते हैं, यानी अपने वेबसाइट पर देखते हैं कि जितनी एप्लीकेशन हम वेब बेस इस्तेमाल करते हैं कहाँ कहाँ पर एजेक्स का कॉन्सेप्ट इस्तेमाल किया जा रहा है या फिर वहाँ पर वो मौजूद है। आप एज्यूम करें आप एक ऑनलाइन एग्जाम दे रहे हैं और ऑनलाइन एग्जाम के अंदर एक पेज पर या एक व्यू पर आपको एक ही क्वेश्चन रिसीव होता है। आप जैसे ही बटन पुश करते हैं तो आप दूसरे सवाल पे जाते हैं। तो अगर वहां पर एजेक्स का कॉन्सेप्ट नहीं है तो आप देखेंगे कि हर एक पुश इवेंट पर आपका सर्वर उसकी रिक्वेस्ट रिसीव करेगा और अपना रिस्पॉन्स सेंड करेगा। तो इस पुश इवेंट पर जहां पर एजेक्स मौजूद नहीं है, वहां पर अगर मैं एमवीसी की बात करूं तो वहां पर हमारे पास क्या है कि एक इवेंट फायर हो रहा है, इवेंट से रिक्वेस्ट आ रही है जिसमें एक डिले मौजूद है। ठीक है, डिले से मुराद ये है कि जब तक वो रिक्वेस्ट नहीं आएगी उस वक्त तक सेकंड क्वेश्चन नहीं आएगा, जिसकी वजह से जो टाइम है स्टूडेंट का जो ऑनलाइन एग्जाम देते पर वो भी ऑब्स्टिकल का शिकार रहेगा और उसकी वजह से कुछ भी क्वेरी पर आगे जाकर फ्यूचर में हमें नुकसान हो सकता है विद रिस्पेक्ट टू टाइम और आप क्रैश कर सकती है वेबसाइट। और जाहिर सी बात है जब यूज़र बेहतर तरीके से फैसिलिटेट नहीं हो रहा है तो कहीं ना कहीं हमारी वेबसाइट का मकसद भी या उस एप्लीकेशन का ख़त्म होता रहेगा। तो एजेक्स का कॉन्सेप्ट इसी जगह पर आता है और इस जगह को फिल करता है जहां पर आप ये चाहते हैं कि पोस्ट बैक इवेंट अपना वर्क तो करे लेकिन जो रीलोड होने का ऑप्शन मौजूद है, यानी जो पेज रिफ्रेश होता है वो ऑप्शन वहां पर क्या हो जाए, स्टॉप हो जाए, जिसके जरिए से मल्टीपल क्वेश्चन एक साथ HTTP प्रोटोकॉल को यूज करेगा और उसके बिहाइंड क्वेश्चंस रहेंगे और एक साथ आपको तमाम क्वेश्चन मिलते रहेंगे और जब वो फाइनल होगा तो एक ही दफा रिक्वेस्ट सर्वर पर जाएगी और आपको उसका रिस्पॉन्स इन टर्म ऑफ पास या फेल या व्हाटएवर जिस भी सिनेरियो पर आप इस्तेमाल कर रहे हैं वहां पर एप्लीकेबल रहेगा। तो प्रोफेशनली मल्टीपल वेबसाइट के अंदर ये ऑप्शन मौजूद है जिसके जरिए से पोस्ट बैक इवेंट की वर्किंग और रीलोडिंग की वर्किंग को बेहतर या अप्रोप्रिएट किया जाता है और जो यूज़र है वो ईजीएस्ट वे पर अपनी वेबसाइट को यूज़ कर रहा होता है या उस एप्लीकेशन से फैसिलिटेट हो रहा होता है। कुछ कंटेंट के हवाले से बात करें तो कंटेंट पे बताया जा रहा है कि एजेक्स जो है वो एक डेवलपर का ड्रीम है। ठीक है, क्यों ख्वाब है? क्योंकि उसके ज़रिए से वो क्या कर सकता है, रीड डेटा फ्रॉम अ वेब सर्वर से डेटा को रीड कर सकता है आफ्टर अ वेब पेज हैज़ लोडेड। जैसे ही पेज आपका लोड होगा वो तमाम डेटा उसमें मौजूद होगा। अपडेट अ वेब पेज विदाउट रीलोडिंग द पेज, आप पेज को अपडेट कर सकते हैं रीलोड किए बगैर। ठीक है, यानी रिलोडिंग ऑप्शन आप पर मौजूद नहीं होगा, वहाँ पर रिफ्रेश नहीं होगा पेज। सेंड डेटा टू अ वेब सर्वर इन द बैकग्राउंड, आप कोई भी डेटा वेब सर्वर पर सेंड कर सकते हैं उसके बैकग्राउंड पर। एजेक्स का मतलब यानी स्टैंड फॉर है सिंक्रोनियस जावास्क्रिप्ट और एक्सएमएल। यहाँ पर जावास्क्रिप्ट का एक्सएमएल के साथ स्ट्रांगली रिलेशन है और जब जावास्क्रिप्ट मौजूद है तो उसकी लाइब्रेरी यानी जेक्वेरी का भी कॉन्सेप्ट यहाँ पर मौजूद है जिसके साथ ये एम्बेडेड होता है और इसके साथ मिलकर ये तमाम ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा होता है जिसके हवाले से हमने अभी बात की है। The MVC framework contain built-in support for unobjective Ajax। ठीक है, ये क्या है अब इस पे हम बात करते हैं किस तरह के Ajax की टाइप है। You can use the helper method to define your Ajax feature without adding a code throughout all the view, यानी आप वो कोड किए बगैर वो तमाम व्यूज को देख सकते हैं उस ऑपरेशन को। द फीचर इन MVC इज बेस्ड ऑन jQuery फीचर। जो MVC की एप्लीकेशन होती है वो jQuery के फीचर पे ही बेस करती है। प्रैक्टिकली इस बात को और भी बेहतर तरीके से हम समझ पाएंगे। तो क्या है ये अनऑब्जेक्टिव एजेक्स और इसके पीछे क्या आइडिया मौजूद है? द आइडिया बिहाइंड अनऑब्जेक्टिव एजेक्स इज दैट एजेक्स बिहेवियर इज अटैच्ड टू फॉर्म एन एंकर एलिमेंट वाया HTML डेटा। तो जो हमारा अनऑब्जेक्टिव एजेक्स है वो उसका बिहेवियर अटैच हुआ हुआ है आपके फॉर्म में एंकर एलिमेंट के साथ जो कि HTML5 के अंदर डेटा मौजूद है। दिस एट्रीब्यूट इंस्टेड ऑफ बाइंडिंग क्लिक इवेंट हैंडलर इन स्क्रिप्ट ब्लॉक इन ओल्ड MVC these attributes can be generated from HTML helper। लेकिन जो प्रीवियस हमारे एट्रीब्यूट्स थे उसके अंदर ये जो चीज़ें क्रिएट की जाती थी, जिस तरह से हम HTML हेल्पर में @HTML डॉट लिखकर चीज़ों को रिट्रीव करते हैं, इसी तरह से जब आप एजेक्स को डाउनलोड कर लेते हैं अपनी मशीन पर या यूजेबल बनाते हैं अपने प्रोजेक्ट को तो आप एजेक्स डॉट बैगन फॉर्म, इसी तरह एक्शन लिंक, एक्शन क्रिएट कर सकते हैं, एजेक्स ऑप्शन डिफाइन कर सकते हैं। तो दीज पर्टिकुलर हेल्पर्स आर नॉट अवेलेबल इन ASP.NET कोर। ठीक है, जिस तरह से हम ASP.NET पे काम कर रहे हैं, कोर पे भी इस वक्त काम हो रहा है, तो ये ऑप्शन वहां पर मौजूद नहीं होता। बट यू कैन ऐड द कस्टम एट्रीब्यूट डायरेक्टली टू टैग हेल्पर इंस्टेड। लेकिन उसके बजाय आप कस्टम एट्रीब्यूट को वहां पर इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, जो कि अनऑब्जेक्टिव एजेक्स के अंदर मौजूद है और इसके जरिए से आप अपने प्रोजेक्ट के अंदर एजेक्स को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो ब्रीफली अगर मैं बात करूं तो एजेक्स के हवाले से सिर्फ हमें इस बात को ख्याल करना है कि एजेक्स स्टैंड फॉर क्या है, सिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट एंड एक्सएमएल, और इसके ज़रिए से आप अपने पेज को रीलोड हुए बगैर उस टास्क को परफॉर्म करवा सकते हैं जो आप विदाउट एजेक्स पहले
रीलोड के साथ कर रहे थे। फॉर एग्जांपल आप कोई ऑप्शन क्रिएट कर रहे हैं, क्रोड ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं, किसी रिकॉर्ड को क्रिएट करेंगे तो भी यकीनी तौर पर एक रीलोड ऑप्शन क्रिएट होगा, किसी चीज़ को सर्च कर रहे हैं तो भी होगा। तो वो तमाम चीज़ें आप रीलोड किए बगैर एजेक्स के ज़रिए से अपने वेबसाइट को या पर इम्प्लीमेंट कर सकते हैं और यूज़र को फैसिलिटेट कर सकते हैं। एक छोटी सी एग्जांपल देखेंगे ताकि हमें और भी बेहतर तरीके से ये बात समझ में आ जाए कि अनऑब्स्ट्रक्टिव एजेक्स का कॉन्सेप्ट क्या है और किस तरह से हम एमवीसी के अंदर इसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो इस वक्त एक ब्लैंक प्रोजेक्ट मौजूद है। सबसे पहले स्टेप पर आपको क्या करना होता है, आप अपने प्रोजेक्ट के वेब कॉन्फ़िग पे जाएंगे और यहाँ पर जाने के बाद आप ये लाइन चेक करेंगे कि ये लाइन आपके प्रोजेक्ट में ऑलरेडी ऐड है या नहीं है और वैल्यू उसकी ट्रू है या नहीं। ये वही चीज़ है जिसके हवाले से अभी हमने बात की है कि आप इस बेस पर एजेक्स को इस्तेमाल करना चाह रहे हैं। क्योंकि मैंने इस वक्त ASP.NET MVC के अंदर टेम्पलेट भी MVC चूज़ किया हुआ है, यही वजह है कि ये चीज़ यहाँ पर मौजूद है। अगर आप एम्प्टी कर रहे होंगे तो आपको इस चीज़ को देखनी होगी कि ये चीज़ वहाँ पर मौजूद है या फिर नहीं। अगर ना हो तो आप ये लिखेंगे। उसके बाद आप कुछ लाइब्रेरीज इंस्टॉल करेंगे अपनी मशीन पे। इसके लिए आप प्रोजेक्ट पे राइट क्लिक करके मैनेज न्यूगेट पैकेज मैनेजर पे जाएं और ब्राउज पे क्लिक करके एजेक्स से सर्च करें। तो मैंने एजेक्स पे सर्च किया तो आप इसमें देख रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट jQuery अनऑब्स्ट्रक्टिव एजेक्स यहाँ पर मौजूद है, जबकि ये चौथा ऑप्शन भी इसी के साथ सपोर्टेड है। तो मैं पहले वाले को अपने मशीन के इस प्रोजेक्ट में इंस्टॉल करूँगा और उसके बाद जो चौथे नंबर पर हमारे पास एजेक्स है उसे भी हम मशीन पर ऐड करेंगे। पहली चीज़ यस टू ऑल करेंगे। ओके एंड यस टू ऑल एक्सेप्ट के बाद ठीक है, दोनों चीजें हो चुकी हैं। प्रोजेक्ट को बिल्ड करते हैं कंट्रोल शिफ्ट बी से। ओके उसके बाद जिस लॉजिक के जरिए से भी आप प्रोजेक्ट पे काम करना चाह रहे हैं उस लॉजिक को यहां पर इस्तेमाल करेंगे। तो उस लॉजिक के लिए मैं मॉडल पर आकर एक क्लास क्रिएट करता हूं जिसके जरिए से हम अपने प्रोजेक्ट में एजेक्स को इस्तेमाल करने वाले हैं। तो क्लास का नाम हम रखते हैं user.cs और कुछ एट्रीब्यूट्स इसमें हम डिफाइन करते हैं। तो सबसे पहले मैंने इंटीजर यूज़र आईडी लिखा एंड सो ऑन, कुछ एट्रीब्यूट्स मैं यहाँ पर बनाने जा रहा हूँ। ओके तो कुछ मैंने एट्रीब्यूट्स यहाँ पर ऐड कर लिए हैं। इंटीजर यूज़र आईडी, स्ट्रिंग फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, डेट टाइम मैंने बर्थ डेट के लिए इस्तेमाल किया है। और इसके अलावा मैं एक रोल यहाँ पर डेटा टाइप इस्तेमाल कर रहा हूँ। एज वी नो कि हम enum का इस्तेमाल कब करते हैं C# में। enum का इस्तेमाल C# में उस वक्त किया जाता है जब आप अपनी मर्जी के मुताबिक कोई डेटा टाइप्स क्रिएट कर रहे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप डेज के नाम के से रिलेटेड कोई चीज़ बनाना चाह रहे हो। हम जानते हैं कि बिल्ट इन डेटा टाइप्स में हमारे पास कोई ऐसा डेटा टाइप नहीं है जो डेज को हैंडल करे। तो इसके लिए हम enum के नाम से डेज वेरिएबल बना लेते हैं, उसके अंदर सैटरडे, संडे, मंडे, ऑल दो सारे नेम्स वहाँ पे लिख सकते हैं। तो रोल यहाँ पर डिफाइन मैंने इसलिए किया है कि कुछ डमी रिकॉर्ड्स में इस सेंस पर लिस्ट के फॉर्म पर ऐड करवाने वाला हूँ कि जहाँ पर मैं फिल्टर करूँगा एजेक्स के फॉर्म पर यूज़र को कि जितने एडमिन हैं वो आ जाएं, जितने नॉर्मल यूज़र हैं वो आ जाएं या जितने गेस्ट हैं वो आ जाएं। तो यही वजह है कि मैंने यहाँ पर रोल टाइप डेटा टाइप लिखा है और रोल में वो तमाम वैल्यूज़ जो यहाँ पर मौजूद हैं वो इससे फैसिलिटेट होती रहेंगी। तो ये ओवरऑल हमारी लॉजिक है यूज़र की जिसको हम यूज़ करेंगे अपने कंट्रोलर पर व्यू के ज़रिए से उसको जनरेट करवाएंगे और वहाँ पर हम उसके व्यूज़ पे एजेक्स का इस्तेमाल करके हम देखेंगे कि किस तरह से हम रीलोड से बच रहे हैं और चीज़ें फिल्टर होकर व्यू पर सक्सेसफुली आ रही हैं। अब एक कंट्रोलर क्रिएट करते हैं जहाँ पर हमें लॉजिक डिफाइन करेंगे। तो मैं कंट्रोलर पर चलता हूँ, ऐड, और एक एम्प्टी कंट्रोलर ऐड करेंगे। आप कोई भी मीनिंगफुल नाम दे सकते हैं, मैं इसका नाम दे रहा हूँ एजेक्स यूज़र। और जैसे कि हमने स्टार्टिंग में बात की कि हमारे पास कोई डेटाबेस नहीं है जिससे रिकॉर्ड रिट्रीव हो, तो हम एक लिस्ट क्रिएट करेंगे यूज़र टाइप की। यूज़र टाइप से मुराद ये है कि यूज़र हमारे मॉडल का नाम है। तो यूज़र टाइप की जब मैं क्रिएट करूंगा तो उसमें जितने भी एट्रीब्यूट्स हैं मैं उनकी वैल्यू असाइन कर सकता हूं। लिहाजा मैंने डायरेक्टली यहाँ पर एक लिस्ट क्रिएट कर दिया प्राइवेट रीड ऑनली के नाम से, और ये यूज़र टाइप की मैंने एक एरे लिस्ट क्रिएट की है। तो कंट्रोल डॉट प्रेस करके मैं नेम स्पेस ऐड करवा लूँगा और आप देख रहे हैं कि मल्टीपल्स नेम है यहाँ पर। तो ये एरर इसलिए है क्योंकि जो एट्रीब्यूट बर्थडे की यहाँ लिखी हुई है, तो मैं बर्थ डेट कर देता हूँ इसे। ठीक है, कॉपी करते हैं इसे और अपने कंट्रोलर से रिप्लेस कर देते हैं। ठीक है, इट्स ओके। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो काम हुआ है वो डमी टेक्स्ट का हुआ है। ठीक है, जो वैल्यूज हमें हार्ड कोडेड चाहिए होती हैं, क्योंकि अभी हम सिर्फ कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं इस चीज़ का, तो यही वजह है कि हमने यहाँ पर लिख दिया। ये करने के बाद अब तुम्हें क्या करना है, वो लॉजिक बतानी है जिसके जरिए से तुम रिकॉर्ड को फिल्टर करवा सको। ठीक है, फिल्टर करवाने के लिए हम एक एक्शन मेथड बनाते हैं। तो मैंने इस एक्शन मेथड को कॉपी किया और मैं इसका नाम रखता हूं गेट
यूजर डेटा। ठीक है, इसके अंदर मैं एक पैरामीटर बनाता हूं सिलेक्टेड रोल इक्वल टू ऑल। ठीक है, आप ऑल की जगह सेलेक्ट वन ऑफ देम भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये सेलेक्ट एक्चुअली वो वैल्यू है जो फ्यूचर में ड्रॉप डाउन में आने वाली है। तो उसके बाद मैं एक आई इनमरेबल इंटरफेस बनाता हूं और इसमें कौन सी वैल्यू सेव होगी, डेटा, यूजर डेटा में। और यूजर डेटा में एक्चुअली क्या मौजूद है, वो तमाम डेटा मौजूद है जो डमी तौर पे मैंने क्रिएट किया है। कंट्रोल डॉट प्रेस करूंगा, नेम स्पेस ऐड करवा लूंगा। अब मैं क्या करता हूं, मैंने कंडीशन दी कि अगर सिलेक्टेड रोल नॉट इक्वल है ऑल के, तो इसका मतलब ये हुआ कि यूजर ने कोई ना कोई वैल्यू सेलेक्ट कर लिया ऑल के अलावा। तो तुम क्या करो, तो भाई तुम ये करो, एक वेरिएबल मैंने बनाया यहां पर सिलेक्टेड के नाम से और उसमें कहा मैंने रोल में से वैल्यू लेकर आओ। तो रोल इनम डॉट पार्स टाइप ऑफ रोल कॉमा सिलेक्टेड रोल। देखो, जब तुम ड्रॉप डाउन पर वैल्यू लेकर आओगे तो उसके लिए जरूरी है ना कि भाई वो तमाम वैल्यूज हों जो रोल में ऑलरेडी बताई गई हैं। रोल में मैंने 3 वैल्यू बताई हैं, क्या बताई हैं, एडमिन, नॉर्मल एंड गेस्ट। तो इन तीनों वैल्यूज को इनम से रिट्रीव करवाने के लिए मैंने ये लाइन लिखा है और जो भी वैल्यू यूजर सेलेक्ट करेगा वो सिलेक्टेड वेरिएबल में सेव हो जाएंगी। उसके बाद यकीनी तौर पर मुझे फिल्टर करना है रिकॉर्ड को। तो फिल्टर करने के लिए मैंने एक वेरिएबल बनाया डेटा के नाम से और उसमें कहा मैंने अब यूजर, तो यूजर डेटा, ये यहां पर कुछ गलती हो गई है, और यहां हम लिखते हैं यूजर डेटा डॉट। अच्छा, मुझे यहां पर एक वेरिएबल डिसाइन करना होगा क्योंकि मैंने आई इनमरेबल में डायरेक्ट सेलेक्ट कर दिया था। तो ये वो वैल्यू है जिसमें ये वैल्यू आकर सेव हुई है। ठीक है, क्योंकि वो तो डेटा टाइप के तौर पर इंटरफेस में इस्तेमाल कर रहा हूँ फॉर अंडरस्टैंडिंग। तो अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ डॉट वेयर। ठीक है, अब वेयर के अंदर हम अपनी लिंक क्वेरी में बताएंगे। तो मैंने कहा पी सच दैट पी डॉट, क्या चीज़ चाहिए यहाँ से, वैल्यू कौन से रिट्रीव करनी है, रोल की। ठीक है, और इस रोल की वैल्यू उसी के बराबर होना चाहिए जो यूज़र ने क्या किया है, सेलेक्ट किया है। तो मैं यहाँ पे करूँगा सिलेक्टेड। ठीक है, और उसके बाद हमारी यहाँ लॉजिक कंप्लीट हुई और मैं रिटर्न किसको करवा दूंगा, उस वेरिएबल को जिसमें तमाम डेटा मौजूद है। तो डेटा किस में मौजूद है, डेटा में मौजूद है। ठीक है, क्योंकि डेटा में ही तो फिल्टर होकर तमाम रिकॉर्ड्स वापस आएंगे। तो उसी को मैंने यहाँ पर क्या करा दिया, रिटर्न करवा दिया। दैट्स इट। तो फिल्टर वाले तमाम काम तो यहाँ पर हो गए। उसके बाद एक और एक्शन मेथड बनाता हूँ जिसमें सिर्फ और सिर्फ हम व्यू लेकर आएंगे डेटा का और वहाँ पर जाके हम एजेक्स ऑप्शन अप्लाई करेंगे। एक एजेक्स की क्या ज़रूरत है, तो सेम लॉजिक मैंने अपने पैरामीटर के लिए अप्लाई किया इसमें भी, और इसका नाम रखा गेट यूज़र, और ऑब्जेक्ट बनाएंगे हम और उसी रिकॉर्ड को सिलेक्टेड रोल को यहाँ पे रिटर्न करवा देंगे। दैट्स इट। तो ये ओवरऑल हमारा एक छोटा सा सिनेरियो है एजेक्स के लिए, जहाँ पर हमने डमी टेक्स्ट लिया, उसके बाद फिल्टरिंग अप्लाई की और उसके बाद हम उस फिल्टर रिकॉर्ड को रिट्रीव करवाने के लिए उस वेरिएबल का सहारा ले रहे हैं ऑब्जेक्ट बेस जिसमें सेलेक्टेड यूज़र ने यूज़ किया है। ठीक है, अगर मैं ये चाहता हूँ कि सिर्फ और सिर्फ इन रिकॉर्ड को व्यूज़ पे ले आऊँ जो यूज़र डेटा में मौजूद है, तो ये वो हमारा एक्शन मेथड है गेट यूज़र डेटा। तो गेट यूज़र डेटा पे राइट क्लिक किया मैंने, ऐड व्यू पे गया और यहाँ से हम इसे किस लिए बना रहे हैं, लिस्ट पे, क्योंकि व्यू पे चाहिए मुझे। और जो हमारे क्लास का नाम है जिसको हम यूज़ कर रहे हैं वो यूज़र के नाम से मॉडल है, वो यूज़ किया मैंने, ऐड पे क्लिक कर दिया तो हमारा ये यूज़र व्यू जनरेट हो गया। लेकिन अब जब वो फिल्टर अप्लाई करेगा सेलेक्ट यूज़र से और उसने जो भी वैल्यू सेलेक्ट की है तो वो यहाँ से रिटर्न होगा उसका ऑब्जेक्ट। इसके लिए हम गेट यूज़र की व्यू को जब जनरेट करेंगे तो यहाँ पर व्यू पर हम एजेक्स की कोडिंग करके दिखाएंगे। कैसे, तो सबसे पहले तो मैंने कहा कि यह एम्प्टी होगा और जिस क्लास को हम यूज़ कर रहे हैं यहाँ पर वो यूज़र है और मैंने इस पर ऐड पे क्लिक कर दिया तो एम्प्टी हमारा व्यू जनरेट हो चुका है। सबसे पहले हम यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे अपने एजेक्स के ऑब्जेक्ट को। तो मैंने कहा एजेक्स ऑप्शन कंट्रोल डॉट, ठीक है, और मैंने इसका नाम रख दिया एजेक्स opt इक्वल टू न्यू कर्ली ब्रैकेट ओपन क्लोज टर्मिनेट। यहाँ पर आएंगे, इसका एक अपडेटेड पैरामीटर होता है टारगेट और आप इसको कोई भी मीनिंगफुल नाम दे दें। मैंने इसका नाम दे दिया टेबल बॉडी। दैट्स इट, बॉडी से बाहर आ जाएंगे।
अब यहाँ पर आकर आप चाहें तो कोई जो वैल्यू फिल्टर होने के बाद सर्च होकर ऊपर दिखेगी उसके लिए आप एक टेबल जनरेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं टेबल जनरेट करता हूँ एक, ठीक है। तो एक सिंपल सी टेबल मैंने बनाई, उसकी टी बॉडी के अंदर मैंने उसी वैल्यू को यूज किया है जो किसका नाम है, हमारे एजेक्स ऑप्शन का नाम है, ठीक है। यानी यहाँ जो वैल्यू फिल्टर होकर आएगी वो एजेक्स के थ्रू आएगी। यहाँ पर वैल्यू हमें किस तरह से मिल सकती है, एक्शन के जरिए। तो एक्शन के लिए हम लिखेंगे @html.action और एक्शन पर मैं अपने उस कंट्रोलर का नाम लिखूंगा जिसमें मैंने सबसे पहले व्यू जनरेट करवाया, वो है गेट यूजर डेटा। तो मैंने लिखा गेट यूजर डेटा। उसके बाद मैं लिखूंगा न्यू ऑब्जेक्ट, और न्यू ऑब्जेक्ट हम उसी के जरिए से बनाएंगे जिसमें हमारा रोल मौजूद है। तो उसके लिए लिखूंगा मैं सिलेक्टेड रोल इक्वल टू मॉडल। इसके बाद यहां से हमारा काम खत्म हो गया, टेबल से बाहर आ जाएंगे और यहां पर आने के बाद हम क्या बताएंगे, एजेक्स की लॉजिक बताएंगे। जैसे हमने स्टार्टिंग में बताया था कि हम एजेक्स को इस्तेमाल करने के लिए जिस तरह से @HTML लिखकर ऑब्जेक्ट कॉल करते हैं, इसी तरह हम @ajax लिखकर भी कॉल कर सकते हैं। तो उसके लिए मैंने लिखा यूजिंग, थोड़ा सा जूम करता हूं, और उसके बाद हम स्मॉल ब्रैकेट में लिखते हैं एजेक्स डॉट। आप देख रहे हैं बिल्कुल HTML जिस तरह से बेगन फॉर्म होता है उसी तरह एजेक्स का बेगन फॉर्म हो रहा है। और उसके बाद स्मॉल ब्रैकेट के अंदर अब मैं उस एक्शन मेथड का नाम लिखूंगा जिस एक्शन मेथड के व्यू पे मैं मौजूद हूं, उसका नाम है गेट यूजर। और उसके बाद हम यहां पर अपने ऑब्जेक्ट का नाम लिखेंगे। तो एजेक्स के ऑब्जेक्ट का नाम है एजेक्स OPTS। मैंने इसे कॉपी किया, पेस्ट किया, और उसके बाद हम इसकी बॉडी जनरेट करते हैं। तो ये इसकी बॉडी हो गई। अब बॉडी तो मैंने यहां पर बना ली। बॉडी बनाने का मकसद ये है कि वो ड्रॉप डाउन जिसके लिए कंट्रोलर पर मैंने काम किया है कि रोल के तीनों वैल्यूज वहां पर आए। तो मुझे ड्रॉप डाउन बनाना है, तो मैंने डिव लिया एक, डिव में मैंने कहा @HTML डॉट ड्रॉप डाउन लिस्ट, ठीक है। ड्रॉप डाउन लिस्ट का कोई भी मीनिंगफुल नाम रख सकते हैं, तो मैंने इसका नाम वही रख दिया, सिलेक्टेड रोल, कॉमा। अब यहां पर मुझे एक ऑब्जेक्ट बनाना है, तो मैंने ऑब्जेक्ट बनाया सिलेक्टेड लिस्ट के नाम से, सेलेक्ट लिस्ट, और इसकी कुछ वैल्यूज देनी है मुझे। तो इसके लिए हम यहाँ पर एक एरे बनाते हैं और उसकी पहली वैल्यू मैंने कहा ऑल। तो ये वही वैल्यू है जो पहले मुझे शो होगी। अब मैं कॉनकैटिनेट करवा रहा हूं उसमें वो तमाम नाम जो इनम में मौजूद है। तो मैंने कहा कॉनकैटिनेशन इनम डॉट गेट नेम्स टाइप ऑफ रोल, ठीक है। और जितनी दफ़ा ब्रैकेट ओपन हुआ है उतनी दफ़ा हम क्लोज कर देते हैं। तो यहाँ पर रोल पर हम दोबारा आएंगे, कंट्रोल डॉट प्रेस करेंगे। अगर ये इस तरह से ऑप्शन ना आ रहा हो तो इसका एक हल ये है कि आप जूम आउट करें और ये देखें कि किस एप्लीकेशन पे मौजूद है। ये इसमें मौजूद है, मैंने F2 कॉपी किया, पेस्ट। उसके बाद आप मॉडल लिखेंगे कैपिटल M के साथ और उसके बाद आप डॉट प्रेस करेंगे। तो आप देख रहे हैं कि वो एरर हमारा जा चुका है। तो यहाँ पर हमने अपनी लॉजिक डिफाइन कर ली कि एक्चुअली सिलेक्टेड रिकॉर्ड्स को किस तरह से वो रिट्रीव करेगा। फर्स्ट नेम एजेक्स आएगा और उसके अलावा जितने नेम होंगे उसमें वो इनम के जरिए से यहाँ आकर रिट्रीव हो जाएंगे। देन उसके बाद मैं एक यहाँ पर बटन बनाऊंगा जिस पर मैं बटन पुश करूँ तो हमारा जो रिकॉर्ड है वो फिल्टर हो। तो मैंने बटन बनाया, टाइप दी मैंने इसको सबमिट, और यहाँ लिख दिया मैंने सर्च या सबमिट, वट आप जो भी लिखना चाहते हैं वो कर सकते हैं। तो जो ब्रैकेट है वो मैं काउंट कर लेता हूँ। तो 1 2 3 4 5 बिल्कुल सही है। कंट्रोल एस करते हैं। इसी व्यू से अगर मैं जाऊँगा तो डायरेक्टली मुझे ना सिर्फ इस जगह पर अपनी टेबल मिलेगी बल्कि साथ ही साथ मुझे ड्रॉप डाउन भी मिलेगा जो फिल्टर के बाद यहाँ पर व्यू को लेकर आएगा। मैं प्रोग्राम रन करता हूँ और चेक करते हैं। ये एक एरर है जो कि हमें बता रहा है कि सिस्टम डॉट स्ट्रिंग की इसे एक ज़रूरत है, जबकि जो चीज़ डिक्शनरी में रिक्वायर्ड है वो उसको यहाँ पर नहीं मिल रही है। तो इसके लिए आप अपने व्यू पर आओगे और जहाँ पर आप देख रहे हो ना कि हमारी क्लास यहाँ पर कॉल हो रही है व्यू पर, तो मैं गेट यूज़र पे जाता हूँ। इस जगह पर आप सिर्फ स्ट्रिंग लिख दो, ठीक है, जहाँ पर मॉडल क्लास का नाम लिखा होता है। कंट्रोल एस करता हूँ, प्रोग्राम दोबारा रन करता हूँ, लेट्स सी। तो अब आप देख रहे हैं कि हमारा व्यू ऑलरेडी लिस्ट के फॉर्म पर यहाँ आ चुका है और साथ ही साथ वो ड्रॉप डाउन भी मौजूद है जो यहाँ पर मौजूद है। डिफॉल्ट तौर पे ऑल है, जबकि ये तीनों वैल्यू कहाँ से आ रही है हमारे पास, उस जरिए से आ रही है जहाँ पर हमने काम किया था, ठीक है। तो मैंने एडमिन पे क्लिक किया और चेक करते हैं। तो सर्चिंग यहाँ पर वैल्यू तो आ रही है लेकिन एजेक्स अप्लाई नहीं हुआ। लेट्स सी अगेन, ठीक है, सर्च हो रहा है लेकिन वैल्यू फिल्टर हो रही है। इसका मतलब है कि एजेक्स की कोडिंग पे कुछ समथिंग रॉन्ग है। चेक करते हैं। ओके, तो कोड में तो ऑलमोस्ट हमारी कोई गलती नहीं है, लेकिन हमने सबसे एक इम्पॉर्टेंट काम मिस किया हुआ है, वो ये है
कि जहाँ पर हमारा व्यू जनरेट होकर आ रहा है, अब हमें पता है कि हेडर और फुटर यहाँ पर जो चीज़ें आती हैं वो हमारे लेआउट और पार्शियल व्यू के जरिए से आती हैं, तो वहाँ पर तो आपने एजेक्स का लिंक दिया नहीं है, तो उसे अभी तक पता नहीं है कि आप एजेक्स के फॉर्म को यूज़ कर रहे हैं। लिहाजा इसके लिए आप शेयर पे जाओगे और लेआउट पर आओगे और इस जगह पर हेड के टैग के अंदर आप 3 बेसिक लिंक को ड्रॉप करोगे। कहाँ से? स्क्रिप्ट पे गए, सबसे पहली लिंक ये रही है आपके पास, मैंने इसे ड्रॉप किया और उसके बाद ये दोनों लिंक ड्रॉप करना है, तो मैंने इसे भी किया, इसे भी किया, कंट्रोल एस करते हैं और उसके बाद हम दोबारा कोशिश करते हैं। तो गेट यूज़र पे गया, प्रोग्राम रन किया, चेक करते हैं, एडमिन पे क्लिक किया, एडमिन के रिकॉर्ड्स आ गए, आप देख रहे हैं ऊपर, और ये हमारी वो ओरिजिनल टेबल है जो नीचे एजेक्स के फॉर्म पर बनी हुई है, ठीक है। इसी तरह मैंने दोबारा क्लिक किया नॉर्मल पर, नॉर्मल का डेटा चेंज हो गया, लेकिन साथ ही साथ आप देख रहे हो कि पोस्ट बैक इवेंट हमारे पास नहीं हो रहे हैं जिसको हमने एजेक्स के जरिए से हैंडल किया है, और साथ ही साथ जैसे ही आप उस पर फर्दर ऑप्शन को अप्लाई करोगे वो तमाम चीज़ें वैसे ही वर्क करती रहेंगी जिस तरह से आप कर रहे थे। तो सक्सेसफुली हमने बेसिक इम्प्लीमेंटेशन देखी एक छोटे से प्रोजेक्ट की सिनेरियो से कि एक्चुअली हम एजेक्स पर काम किस तरह से करते हैं, ठीक है, किस तरह से हमने एक एक्शन मेथड के व्यू को दूसरे टेबल पर रिट्रीव करवाया और फिल्टर को इस्तेमाल करते हुए ना सिर्फ हमारे रिकॉर्ड फिल्टर हुए बल्कि वो पोस्ट बैक इवेंट जो फायर हो रहा था जिसकी वजह से हम पेज को रीलोड होने से बचा सकते हैं, वो हमने यहाँ पर किया बाय यूजिंग एजेक्स।